Hello friends, welcome to channel. So now in this video we will discuss some important most expected question for the exam from the unit second. So इसमें MCQ और PYQ डिफरेंट जो है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सभी को इंक्लूड किया गया है बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जनरली हम उसको गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें कंसिडर किया गया है कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो और उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। सो पहला क्वेश्चन जो है that asked in June 2018. So the first question, match the following list 1 and list 2. सो यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड दी रीसोशलाइजेशन क्या होता है आप बताइए और इसको आप लिस्ट 2 के साथ पेयर करिए। लिस्ट 2 में यहाँ की इसकी मीनिंग दी गई है, इसका क्या मतलब होता है। सो अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो काइंडली इसका आप आंसर बताइए, इसका क्या हुआ। सो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बच्चा होता है, जो बच्चा अपने घर से ही सीखना स्टार्ट करता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा सुनता है अपने फादर के बारे में, फादर किसी से बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये जो उनका बिहेवियर है दैट इज एक्सेप्टेबल इन दी सोसाइटी। तो जो बच्चा भी उसी हिसाब से बात करने लगता है, उसी उन द सेम टोन। So the child also start talking in the same way by the word with the other people. So that is called a primary socialization, which start from the family. And what is secondary socialization? Secondary socialization start होता है आपका जैसे कि जो बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ के जो नए नॉर्म्स जो होते हैं उनको सीखना, वहाँ के एटीट्यूड्स, बिलीफ और वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड दी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे ग्रेजुएशन करने स्टूडेंट जाते हैं बाहर या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ की चीज़ों को लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। सो व्हाट इज एंटिसिपेटरी? एंटिसिपेटरी मीन्स पार्टिसिपेट करना डिफरेंट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप जब घर पे होते हैं तो आप देखते हैं पेरेंट्स कुछ काम कर रहे हैं, तो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो भी सोचते हैं कि चलो हम भी इसमें हाथ बटा देते हैं थोड़ा सा। सो दैट इज कॉल्ड इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। Next, that is the resocialization. So what is resocialization? So this is the continuous process throughout the lifetime. You can say human life cycle चलती रहती है लगातार, लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, पुरानी चीज़ से नई शेप में, मतलब इंडिविजुअल कंसेप्ट फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द लाइफ इज टू द अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। सो दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस इन द लाइफ, सो दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन। सो आप इसको पेयर कर सकते हैं, क्या होगा आंसर इसका। सो द फर्स्ट वन दैट विल पेयर विद दी the first occur when one learners the attitudes, value and actions appropriate to individuals as a member of particular culture. So that is very on a small level, you can say the primary socialization. Secondary socialization क्या है? That is the refer the process of learning what is the appropriate behavior as a member of a smaller group within the large society. And the anticipatory socialization, which is the refer to the process in which person rehearse for the future पोजीशन, ऑक्यूपेशन एंड दी सोशल रिलेशन, इसलिए वो एंटिसिपेटरी करता है। जैसे कि कोई ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो ट्रेनर होते हैं या फिर जो ऑलरेडी सीनियर मेंबर होते हैं उनके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं फॉर द फ्यूचर पोजीशन और ऑक्यूपेशन। एंड द रीसोशलाइजेशन इज द रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मल बिहेवियर पैटर्न एंड रिफ्लेक्स accepting new ones as a part of the transition in the whole life. So the D will pair with the 4. So option number B will be right. Now the next question. This question asked in January 2017, and peer group is the group whose members share. peer group कौन सा ग्रुप होता है और वो क्या शेयर करते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, उसमें कुछ मेंबर है, लाइक यू कैन से स्टूडेंट ही समझ लीजिए आप, तो इनमें सो व्हाट दे शेयर, सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर सर्कमस्टांसेस एंड सिमिलर स्टडी सर्कल एंड द बुक्स एंड द सिमिलर वैल्यूज। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सिमिलर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस एक जैसे होते हैं, इसी वजह से उसको पीयर ग्रुप बोला जाता है। स्टूडेंट का ही आप देख लीजिए, इफ दे आर द इन द सेम एज और उनकी एक ही जैसे एक्टिविटी होती है। सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा इसका बी, दैट विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। ये दिस क्वेश्चन आस्क इन जनवरी 2017 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चॉइस ऑफ प्रोग्राम इन द सोशल वर्क रेस्ट विद द
मतलब जो भी जिम्मेदारी होती है कोई प्रोग्राम को चूज़ करने की इन दिस ग्रुप, जैसे कहीं कोई एक्टिविटी की जा रही है सोशल वर्कर के द्वारा, तो वहाँ का जो प्रोग्राम चूज़ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके हाथ में होती है, द मेंबर ऑफ द ग्रुप और द ग्रुप वर्कर, द एजेंसी एंड द मेंबर एजेंसी एंड द वर्कर. So this reside in the hand of the member of the group. ओके. एंड दी, जैसे कि जो मेंबर्स है ग्रुप के, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वर्कर, जो ग्रुप वर्कर है उनकी हेल्प के साथ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई जगह तो गलत लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा बुक में. क्योंकि जो मेंबर होते हैं उनके, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू चूजिंग द प्रोग्राम बट विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप वर्कर, बिकॉज ग्रुप वर्कर आर द वेरी एक्सपीरियंस, सो दे नो वेरी वेल, बट द वर्कर, द मेंबर विल टेक दिस responsibility. Now the next question. So this question asked in the January 2017, who among the following is associated with the concept of social fact? So social fact के बारे में आपको पता होना चाहिए. 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, अमाइल दुर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, एम म्यूज एंड दी मैक्स वेबर. सो अगर इन्हें पढ़ा होगा इसके बारे में, सोशल कंसेप्ट फैक्ट के बारे में, तो आपको पता होगा सोशल फैक्ट क्या होता है. मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, अब थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं. सो जो मोस्ट बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी गोज टू दी अमाइल दुर्कहाम, उनके द्वारा यह बताया गया है. सो ही सेड द सोशल फैक्ट बेसिकली क्या है, सोशल फैक्ट इज द थिंग एज इंस्टीट्यूशंस, हमारी सोसाइटी की कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, और जनरली एवरी इंडिविजुअल हैव टू फॉलो एंड ऑल दीज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द ये वैल्यूज एंड जो भी है सबको फॉलो करना पड़ता है, एंड दे हैव टू एक्सरसाइज थ्रू आउट द लाइफ. सो सोसाइटी है उस पर कंट्रोल करती है, तो उनको बोला जाता है सोशल फैक्ट. सो ऑल द थिंग्स लाइक द इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज़ एंड दी ऑल द नॉर्म्स, वैल्यूज सभी के सभी जो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, एंड द पीपल हैव टू फॉलो एंड पीपल इंडिविजुअल हैव टू एंड कंस्ट्रेंट टू द इंडिविजुअल, सभी के सभी ये इंडिविजुअल पर ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको फॉलो करना होता है, उसको सोशल फैक्ट बोलते हैं. सो ये अमाइल दुर्कहाम के द्वारा बताया गया था. यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, सो आप यहाँ थोड़ा पढ़ भी सकते हैं कि आपको इस प्रकार से एक्ट करना है, बिहेव करना है, थिंक करना है. दैट इज इन्वेस्टेड विद द कोहेरेंस पावर बाय द वर्च्यू विच दे कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिम. इसको पढ़ लीजिएगा आप, ऊपर भी लिखा हुआ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. This question asked in January 2017. Herbert Spencer's model of society was essentially, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा एक मॉडल दिया गया था सोसाइटी का. सो विच इज़ बेस्ड ऑन, मतलब क्या उसे एसेंशियली क्या मतलब किस पर बेस्ड था, विच इज़ बेस्ड ऑन कंसेंसस, ऑर्गेनिक, फंक्शनलिस्ट एंड दी कन्फ्लिक्ट. सो आपको बताना है किस पर बेस्ड था, आपको पता होगा. सो अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, तो इन्होंने कंसेप्ट किया था सोसाइटी को. ओके, इट कवर्ड सोसाइटी एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म. उन्होंने बताया था कि सोसाइटी है दैट इज इवॉल्विंग फ्रॉम दी सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. जैसे आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और एंशियंट टाइम में सोसाइटी बहुत ही सिंपल थी. लोग एक ग्रुप में रहा करते थे, जंगलों में, इन दी जब शुरुआत में वो ट्राइब थे ऐसे, तो काफ़ी सिंपल सोसाइटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था. अभी क्या है कि बहुत मॉडर्न सोसाइटी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो इन्होंने सोशल ऑर्गेनिज्म पर फोकस किया था. ओके, एंड उसके साथ साथ इनको जानते हैं हम हर्बर्ट स्पेंसर को किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब ये है कि इनके द्वारा ये थ्योरी कॉइन की गई थी. उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली जो वो है, कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी क्रिएचर है, तो वो ही सर्वाइव कर पाएगा जो सर्वाइव करने के लिए तैयार है. दे आर रेडी टू चेंज. सो बाद में इस टर्म को सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है, सोशल डार्विनिज्म. सो लेट अंडरस्टैंड दिस. इसको मैंने बता दिया है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. मैंने उसमें नोट्स में भी लिखा था जो डार्विनिज्म की थ्योरी थी, और उसी को इन्होंने आगे एक्सटेंड करते हुए अपनी थ्योरी में हर्बर्ट स्पेंसर ने एक्सप्लेन किया था. इसी वजह से बाद में इन्होंने उसको नाम दे दिया था सोशल डार्विनिज्म. यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दी जनवरी 2017. कूले आइडेंटिफाइड 3 बेसिक प्राइमरी ग्रुप. कूले के द्वारा ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया था, आपको पता ही होगा. दे आर दी क्या फैमिली, जो प्राइमरी बेसिकली प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप क्लासिफाइड किए गए थे कूले के द्वारा. आपको अगर नहीं पता तो देख लीजिए. कूले क्लासिफिकेशन, प्राइमरी ग्रुप एंड दी सेकेंडरी ग्रुप
एंड द लास्ट वन दैट इज द रेफरेंस ग्रुप. ओके, प्राइमरी ग्रुप क्या था? द पीपल फेस टू फेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे कम into the direct contact with another, they call it primary group. Secondary group in the large size like the community, city, nation, political party, so they have the superficial relationship, मतलब वो कांटेक्ट में आते हैं बट दे आर नॉट कनेक्ट डायरेक्टली, डायरेक्ट वन टू वन कांटेक्ट नहीं होता उनका. जैसे कि फॉर एग्जांपल VC के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके इंटरेस्ट एक होते हैं बट दे आर नॉट connecting with each other by directly, so that is called a secondary group. Reference group means when someone want to become someone like, जैसे कि कोई ऑफिसर है, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं तो यू फॉलो देम, सो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस ग्रुप. सो प्राइमरी ग्रुप इज द फैमिली, स्कूल एंड द कम्युनिटी, दीज आर द प्राइमरी ग्रुप. सो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन इसी ऐसे फ्रेम होते हैं, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा या आपको दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही हैं, बार बार रिपीट होते हैं बट उनको थोड़ा सा जो उनकी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल देते हैं. सो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन उनको अच्छे से समझना है, उसको खाली रटना नहीं है. कैसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, अच्छा ये है, इसका ये है, अब यही क्वेश्चन आ जाएगा. क्वेश्चन सेम नहीं आता है बट उनकी भाषा बदली होती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है. सो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ना कि आप क्वेश्चन को रट लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जनवरी 2017. आज सोशल क्लास. सोशल क्लास क्या है? अब देखिए, अब अगर आप देखें जैसे तो एक ही क्वेश्चन है, समझिए अगर थोड़ा सा, तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है. बस अगर आपको रटा होगा तो आप ये क्वेश्चन ही कर पाएंगे. ये जैसे कि सोशल क्लास क्या होगी? सोशल क्लास प्राइमरी, कॉजी ग्रुप, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. तो सोशल क्लास की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप ही आता है, तो प्राइमरी ग्रुप होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, ये जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. द थेरेपी ओरिजिनेटेड बाय द एरोन बीक के द्वारा कौन सी थेरेपी ये ओरिजिनेट की गई थी, मतलब उनके द्वारा कौन सी थेरेपी को कंसेप्ट किया गया था? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एंड एनालिटिकल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड दी बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी. सो इनके द्वारा जो थेरेपी दी गई दैट इज दी कॉग्निटिव थेरेपी, इसको बोला जाता है CBT. CBT का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. तो ये थेरेपी इनके द्वारा दी गई थी. इनका मेन फोकस था कि बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, ईटिंग इश्यू हो जाती है, या फिर कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, सब्सटेंस ईटिंग प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन्होंने बताया था कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको कैसे बदला जा सकता है टू इफेक्ट चेंज, ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो बदल सकता है. सो दैट इज कॉल्ड इज कॉग्निटिव थेरेपी. ऑप्शन नंबर C विल बी राइट. यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 2013. नॉर्मेटिव सिस्टम रिफर टू. नॉर्मेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स इन सोसाइटी, कल्चर की सोसाइटी, कन्वेंशनल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी और ऑल द अबव. सो नॉर्मेटिव मतलब होता है नॉर्म्स. नॉर्म्स बोल सकते हैं, नॉर्म्स सेट ऑफ द रूल्स, नॉर्म्स, ये सभी नॉर्मेटिव कहलाता है. सो ये क्यों सिस्टम बनाया जाता है? ताकि ह्यूमन एक्शन को एवेल्युएट कर सके, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये नॉर्मेटिव ये सिस्टम बनाया जाता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और के लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को एवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे गाइडेंस दिए जाते हैं सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ द राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. दैट इज रिलेटेड टू एथिक्स यू कैन से. सो दिस सिस्टम रिफर टू सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी सही है. कल्चर ऑफ द सोसाइटी, कन्वेंशन बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स. ऑप्शन नंबर D विल बी राइट. Now you can see the explanation of this. The normative system is the set of the norms have two mutations to evaluate human actions and to guide people, and to guidance and the evaluation based on the normative, what is the good and right, and also ethics is support to the discipline. So all these things about the set of norms and the ethics. Now the next question, question number 10. This question asked in September 2013. Assessment region question is socialization is the lifelong process, and the reason given that for the socialization process and with the ones that.
जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस से ख़त्म हो जाता है। सोशलाइजेशन स्टार्ट कब होता है? बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। ओके, एट फैमिली लेवल, एट जैसे कि पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा ही बच्चों का सोशलाइजेशन स्टार्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। सो इसमें दोनों ही सही होंगे। सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलता रहता है, और एक जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोशलाइजेशन क्या है। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्री स्कूल, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय द एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया था साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो स्टेप्स हैं वो सही है। स्पोर्ट्स, स्कूलिंग, एडोलेसेंट एज एंड द यूथ एज किससे रिलेटेड है? इनिशिएटिव वर्सेस द पावर वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड सस्पेंस, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो आपको ये इसके बारे में जानना चाहिए, ये इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ अंडरस्टैंड कर लेते हैं इनके द्वारा क्या बोला गया था एरिक एरिक्सन के। सो इनके पहले जो सिगमंड फ्रॉड के द्वारा थ्योरी दी गई थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, दैट इज़ काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई उस थ्योरी के बाद, तो फिर एरिक एरिक्सन ने उसी में थोड़ा मॉडिफाइड करते हुए साइकोसोशल थ्योरी को दिया, और इस थ्योरी पे उन्होंने फोकस किया कि जो ईगो होता है दैट मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड्स और आइडिया, जो भी स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, उन सभी को हमारे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, और उसमें ईगो जो होता है दैट मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर उन्होंने दैट दिस मास्टरी हेल्प इन चिल्ड्रंस ग्रो इन सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं ग्रो करते जाते हैं आगे और डिफरेंट स्टेजेस में, और उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते जाते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेज दी गई थी उनके द्वारा, 8 स्टेज दी गई थी, उनको देख लेते हैं। So from the age of infant to the 18 month, you can say the psychological task of the crisis, that is the trust versus mistrust, and the virtue which is developed in this age, that is called as hope starting में, and the after the 18 month to the 3 years, the psychological crisis or the task, the autonomy versus shame and doubt, and the autonomy अगर मिलती है, अगर नहीं तो versus, मतलब इसका मतलब ये है क्राइसिस हो जाता है उनकी लाइफ में, वो जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती है उस समय पर क्या क्या क्राइसिस हो सकते हैं। अगर उनको ऑटोनॉमी नहीं मिलती या फिर उनमें उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है तो क्या होगा, क्या क्राइसिस डेवलप होंगे उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो ये यहाँ पर इसके क्राइसिस दिए गए हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एंड द इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। तो ये सभी के सभी एज, यहाँ उम्र लिखी है, इसकी एज लिखी है, एंड अप्रॉक्सीमेट एंड वर्च्यू डेवलपमेंट, क्या उसमें डेवलप हो जाता है वर्च्यू, बिल, पर्पज, कॉम्पिटेंसी एंड दी फिडिलिटी, लव, केयर एंड दी विजडम। इनको अब एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी के सभी जो 8 हैं इनको आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। एटलीस्ट ये जो आपकी पिक्चर है इसको आपको पता होना चाहिए अच्छे से, पूरा पूरा याद कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंडरस्टैंड करेंगे 12। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कौन सा क्या आंसर होगा इसका। स्पोर्ट्स, इनिशिएटिव, पावर वर्सेस गिल्ट, और दी स्कूलिंग कब आएगी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। सो इसमें से आपको ये बताना था कि इसमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो करेक्ट हैं, यहाँ पर सही हैं। सो पहला जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड उसको सही, जो ये दोनों कोड है सही है। इसके अलावा सबको याद करना है, ऐसा नहीं है कि 2 ही याद करना है, सभी के सभी जितने हैं सबको समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 2015। द क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड दी सिगमंड फ्रॉड प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। सो सिगमंड फ्रॉड के बारे में मैंने कितनी बार बता दिया है, तो आपको एक तुरंत ही क्या होगा, क्या क्या इसमें आता है। इद, ईगो एंड सुपर ईगो। सो ये है इद, ईगो एंड फील्ड ईगो। फील्ड ईगो बोले यहाँ पे सुपर ईगो, एक ही बात है। सो ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द अमंग इंट्रैक्शन ऑफ द 3 कंपोनेंट, दैट इज द ईगो एंड द सुपर ईगो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क इन 15, 17। आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है किसी भी चांसेस पे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो जीआरएफ मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता है, और आप गलत कर देंगे तो फिर कैसे होगा।
सो द आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिगमंड फ्रॉड के द्वारा जो सीक्वेंस दिया गया था, मैंने आपको बताया था साइकोसेक्सुअल थ्योरी डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। उन्होंने बताया था किस प्रकार से जो डिफरेंट एजेस होती है उसमें जो एक सेक्सुअल अर्ज बोल सकते हैं या फिर लिबिडो या फिर जो एनर्जी होती है वो काम करती है डिफरेंट स्टेज में। सो इनके द्वारा ये बताया गया था, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले बोला था कि जो पहली स्टेज आती है क्या, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज 0 से 2 साल तक रहती है और इसमें जो बच्चा होता है उसका जो प्लेजर सोर्स होता है वो होता है ओरल एक्टिविटी, माउथ से। जैसे कि बच्चे के अगर मुंह में आप उंगली डालते हैं तो काटता है, उसको टेस्ट करता है, तो ये सभी चीज़ें जो उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुंह में अगर कुछ भी डालो उसके तो उसको प्लेजर फील होता है। उसके बाद आता है आपका 2 से लेकर 3 साल तक की स्टेज में, दैट इज़ कॉल्ड एनाल स्टेज। सो चिल्ड्रन बिगिन पॉटी ट्रेनिंग, इस समय बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बिस्तर पे ना करें। उसके बाद फिर आता है आपका 3 से लेकर 6 साल तक। 3 से लेकर 6 साल तक आता है आपका फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या होता है, इसमें जो बेबी बॉय है दैट अट्रैक्ट टू द मदर, एंड जो बेबी गर्ल है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। सो ये जो स्टेज है 3 से लेकर 6 साल तक की। नेक्स्ट उसके बाद जो एज आती है आपकी लेटेंसी स्टेज, फ्रॉम दी 6 टू प्यूबर्टी स्टेज तक रहती है, इसको बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। जिसमें जो बच्चे होते हैं अपनी जो एनर्जी होती है, उनकी सेक्सुअल अर्ज होती है सबसे ज़्यादा इसी में होती है, बट वो अपनी एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, स्टडी, इन सभी में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो। उसके बाद आता है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज लास्ट स्टेज है, दैट इज बियॉन्ड दी प्यूबर्टी। उसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये है आपका, ये स्टेजेस थी। पहली कौन सी थी, ओरल, उसके बाद आपका एनल था, पैलिक था, लेटेंसी था और आपका जेनिटल था। तो मैंने बताया था इसको याद करने का, GLPA आओ जल पाओ, इसको उल्टा याद करना है, ओ पहले आएगा तो ओरल, एनल, एक्सट्रीमली, जेनिटल, ऐसे आपको देख लीजिएगा तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। याद करने का यही तरीका है, ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो सो इन हिज ट्रायंगल रिलेटेड टू नीड्स। नीड को लेकर के वो ट्रायंगल उन्होंने दिया था, तो इसमें क्या चीज़ उन्होंने बोली थी, पूलिंग अ न्यू टास्क इज ह्यूमन नेसेसिटी, wealth always inspire workers, and the conservation and security are the low level needs, and the company does not yet provide good social work till the workers will not work in their great way। ऐसा है क्या, ये सब चीज़ें नहीं बोली आपने, थोड़ा पता होगा तो ये सब कहाँ बोला था वेल्थ हेल्थ के बारे में, पुलिंग न्यू टास्क ह्यूमन नेसेसिटी। ये टॉक अबाउट द लेवल, डिफरेंट लेवल। सो वो सभी लेवल के बारे में मैंने बताया था, कौन कौन से लो लेवल है, हाई लेवल है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। सबसे नीचे था जो लेवल था, जो था आपका फिजियोलॉजिकल, जो बेसिक नीड होती हैं, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ये सभी। तो फिजिकल नीड थी, उसका सेफ्टी नीड आई थी, सेफ्टी नीड में आपका सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सभी। तो इन दोनों को बोला जाता था बेसिक नीड। उसके बाद आता है ऊपर साइकोलॉजिकल नीड में आपकी क्या थी, लव, अफेक्शन, इंटीमेट रिलेशन, फ्रेंडशिप, एस्टीमेट नीड्स, प्रेस्टेज, ऑनर, ये सभी। उसके सबसे लास्ट में था आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो नीड थी, दैट इज यूज टू रीच द हाइस्ट पोटेंशियल एंड डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटी। तो ये इसके बारे में बात की गई थी। तो लो लेवल पे क्या था, सिक्योरिटी था, कंजर्वेशन मतलब बोल सकते हैं कि आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के है, तो ये बेसिक नीड थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जुलाई 2018 and this is the assertion region question. The assertion given that the social stratification means those different level in which society is divided and in which the hierarchy of social work occur. Okay, and the region given for the assertion that the all society are stratified on the basis of caste and the class. कास्ट और क्लास के आधार पर समाज जो सोसाइटी है बटी हुई है। तो क्या सही है इसमें, आप बताइए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी जो है कैटेगराइज की गई है और उसके जो लोग हैं, पीपल हैं सोसाइटी के, उनको डिफरेंट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक फैक्टर लाइक वेल्थ के आधार पर, या फिर बोल सकते हैं इनकम, रेस, एजुकेशन, एथनिसिटी, इन सभी के आधार पर, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इन सभी के आधार पर उनको बांटा गया है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। सो द फर्स्ट दैट इज गिवन राइट विच सोसाइटी डिवाइड इन विच हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप अकर। ओके, एंड ऑल सोसाइटी आर स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, ये भी सही है। सो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पढ़ लेना। दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जुलाई 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का बेस नहीं है।
सो इक्वल रीजन, देखिए कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, ओके। सो दे हैव इक्वल रीजन मीन्स दे आर लिविंग इन वन प्लेस, सो फर्स्ट विल बी राइट। फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, फीलिंग मतलब होता है बी फीलिंग, उनके बीच में एक कोहेंशन होता है, आपस में स्ट्रॉन्ग आपस में रहते हैं, बी फीलिंग होती है, अपनेपन की भावना होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आल्सो राइट। एंड सेम पॉलिटिकल थॉट्स, तो ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जहाँ रहते हैं उस कम्युनिटी में, उस नेबरहुड में, क्या सब लोग एक ही पॉलिटिकल थॉट्स और बिलीफ को मानते हैं, या उनकी जो आइडियोलॉजी सबकी सेम है क्या? हो सकता है दे आर लिविंग टुगेदर बट दे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थॉट्स, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी रॉन्ग। एंड सेम लिविंग स्टाइल, ऑफ कोर्स दे फॉलो द सेम लिविंग स्टाइल आल्सो इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, बिकॉज यहाँ पूछा गया विच इज नॉट द बेस ऑफ द कम्युनिटी, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन विच इज आस्क इन द नवंबर 2020, लास्ट ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन है, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप ही बताइए क्या आंसर होगा। आपने इतना थ्योरी पढ़ लिया, मैंने पता सब कुछ पढ़ा दिया, इतना थ्योरी, फील्ड थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई आपको? ये तो रट जाना चाहिए। फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? कार्ट ल्यून के द्वारा, याद है आपको कि नहीं है? उन्होंने क्या बताया था कार्ट ल्यून? फील्ड थ्योरी में क्या बताया था कि जो पर्सन है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट से, और ऐसे उसका डेवलपमेंट होता है। एंड सोशल एक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, अब बताइए। सो इसमें आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए का सेकंड से पेयर कराइए, केवल एक ही है और कोई है भी नहीं, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए सभी के सभी। और उसके अलावा आपको देखना है तो ये चारों के चारों देख सकते हैं, यहाँ से मैच करा लीजिए। तो क्वेश्चन में अगर आपको सब कुछ आता है या फिर सभी के सभी नाम आते हैं, तब भी आपको सॉल्व नहीं करना है। एटलीस्ट आपको ये देखना है कि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस प्रकार से उनको अरेंज किया गया है। क्या केवल एक ही ऑप्शन देख के हम सही कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो है केवल एक ही पर्टिकुलर से पेयर है, मतलब आपको एक के बारे में पता है, तब भी आप सही कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो फर्स्ट है वेल भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आपने अभी पूरी थ्योरी पढ़ी होगी, उसका क्वेश्चन लगाए हैं, आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड हैज मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ लिटिल कम्युनिटी। इनको देख लीजिए, लिटिल कम्युनिटी के बारे में इनके द्वारा बताया गया था। सो व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स? डिस्टिंक्टनेस, स्मॉल साइज, होमोजेनिटी ऑफ इनहेबिटेंट्स, डिपेंडेंस ऑन ईच कम्युनिटी। अब ये क्वेश्चन अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ये कम्युनिटी के बारे में, लिटिल कम्युनिटी के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या बोला था, तब भी इसको आंसर आप सही कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे कम्युनिटी की, छोटी कम्युनिटी की, लिटिल कम्युनिटी की, तो ऑफकोर्स दे स्मॉल साइज, ये सही होगा। जब अगर बी सही हो जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें बी है ही नहीं। और अब देख लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ इनहेबिटेंस। होमोजेनिटी ऑफकोर्स होती है जब वो एक ही जगह रहते हैं, एक छोटी सी कम्युनिटी रहती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उनके एक ही कस्टम्स होते हैं। सो ऑफकोर्स देयर इज द होमोजेनिटी। सो बी देख लीजिए, सी किस में है? सी। अब थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका। ये पेन काम नहीं कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ये आपका जो सी है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ अब ऑप्शन 2 एंड 4 बचा है। देख लीजिए, इसमें डी दिया है डिपेंडेंस ऑन दी अदर कम्युनिटी। अब यहाँ पर बात की जाए लिटिल कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? वो बेसिकली एक दूसरे के पूरक होते हैं और आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी कम्युनिटी पर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी अदर कम्युनिटी। सो ऑप्शन डी दैट विल बी एल में यहाँ से गलत हो जाएगा। सो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर तो दिया है गसल शाफ्ट एंड दी जेमिनी शाफ्ट। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आर एट्रीब्यूटेड टू। सो आपको बताना है किसके द्वारा शुद्ध। जोरोकिन, कीन डेविस एंड दी जिमरमैन एंड दी टोनिस। सो जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है, इसको आपको याद कर लेना है। क्या हो गया, हैंग कर रहा है। Okay, let's understand this. सो गसल शाफ्ट का मतलब क्या होता है? गसल शाफ्ट का मतलब समझ लेते हैं।
यहाँ इसको एक्सप्लेन किया गया है, आगे आप देख सकते हैं इसको एक्सप्लेनेशन भी क्या लिखा हुआ है इसमें। तो गैसेट साफ्ट का मतलब होता है कि कम्युनिटी को लेकर के है, कि इसमें कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट होते हैं उसी के लिए हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों मॉडल दिए गए हैं कि ह्यूमन एसोसिएशन के, कि जो गैसेट साफ्ट है इसका मतलब कम्युनिटी, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसका मेन फोकस होता है कि लार्ज कम्युनिटी का क्या उसका इंटरेस्ट है उसके लिए काम करना। सो इसको बोल सकते हैं फैमिली जो है, फैमिली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैसेट साफ्ट, बिकॉज फैमिली का जो ओवरऑल एक इंटरेस्ट होता है, इसमें हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट नहीं होता, ऑल द पर्सन इन द फैमिली वर्किंग टुगेदर फॉर द वन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज द जेमिनी सेफ्ट। एंड व्हाट इज द गैसेट साफ्ट, इसमें क्या होता है, इसमें सब लोग अपने अपने लिए इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफकोर्स दे हैव द कॉमन गोल, बट इंटरेस्ट उनके अलग अलग होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब लोग अपने अपने काम करते हैं, अपनी फॉर द अपने लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द जेमिनी सेफ्ट। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हेयर। That is the gazette chart, which means the community. They have the will of the large group, generally more than their one self interest. अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा वो पूरी ग्रुप के लिए काम करते हैं। सो दिस इज द एसोसिएशन लाइक कॉल्ड यूनिटी ऑफ विल। सो ही सॉ द फैमिली एज द मोस्ट परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जेमिनी सेफ्ट। यहाँ पर उसको गैसेट साफ्ट के एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इट इज़ इन ऑल देयर सेल्फ इंटरेस्ट टू कम टू वर्क टू मेक द मनी, देयरफॉर द बिजनेस कंटिन्यू। इसी वजह से बिजनेस कंटिन्यू चलता है, बिकॉज एवरीबडी दे आर नॉट केयर डीपली फॉर द प्रोडक्ट they are making, but it is in the all their self interest to working together. So now next question number 20। यहाँ पर रॉबिन्स के द्वारा कुछ मेजर फंक्शंस मेंशन किए गए हैं कम्युनिकेशन के इन अ ग्रुप। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर देयर। So there is the for option the control, motivation, emotional expression and the information, and forcing members to keep silent and ignoring their is cause। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको नहीं पता तब भी आप आंसर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर रॉबिन्स हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको नहीं पता कि इनके द्वारा क्या क्या बोला गया था, कौन कौन से फंक्शन, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो डी दिया है, फोर्सिंग मेंबर टू कीप साइलेंट, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये तो किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं है, ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप किसी को साइलेंट कर दें और उनके जो कॉज है उनको इग्नोर करें, तो ऑप्शन जो डी है रॉन्ग हो जाएगा। अब जब ऑप्शन डी होगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट है एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। आप देख लेते हैं इसमें फर्स्ट है और उसके अलावा कौन कौन से हैं। कंट्रोल भी करना होता है, जब आपका जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, उसमें कंट्रोल इज आल्सो देयर एंड मोटिवेशन इज आल्सो देयर। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज आल्सो ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन process and function. So ABC will be right. So option number D, that will be correct. Now the next question number 21। So this question primitive culture is related to, primitive का मतलब होता है जो प्रथम, जो सबसे पहले हो, that is the ट्राइबल जो कल्चर है, that is the primitive। सबसे primitive को हिंदी में बोलते हैं जो प्रथम, सबसे पहले वाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स किसके द्वारा दिया गया था? ग्रुप डायनामिक्स का कंसेप्ट कार्ट लुईन के द्वारा दिया गया था। क्या है ग्रुप, क्या होता है? सो व्हाट इज ग्रुप? व्हेन द पीपल मोर देन 2 and more people वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन गोल, कॉमन कॉज, सो दिस फ्रेम द ग्रुप। एंड डायनामिक्स मीन्स इज द प्रोसेस, दे आर वर्किंग working for solving any particular problem or anything, but they are working together. So this is the process and this is called as group dynamics. So given by the Carl Lewin. Now you can see the here explanation. So इसको पढ़ लीजिए, मैंने जो बोला वही लिखा है यहाँ भी। Now the next question. So I think that will be our second last question. Maslow identify which of the following the characteristics among the self-actualized people. सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल का मतलब क्या होता है? इसका मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन पढ़िए। फुल एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वन नेचर, अपने नेचर को पूरा एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एंड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू सम काइंड ऑफ द वर्क, एंड द नीड ऑफ ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस, एंड एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिवनेस, एंड आल्सो फुलफिलमेंट द डेली नीड्स एंड ड्यूटी। सो इनमें से आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहेगा एटीट्यूड जो आपको गलत दिख रहा हो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इसमें जो ऑप्शन ये डी है, फोर्थ है, जो दैट विल भी सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So this is the, I think, last question. Who coined the term proletariat and the bourgeois, which regarded the social as bourgeois? So ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था. मैंने कई बार बोला है थ्योरी पार्ट में, अगर आपने थ्योरी का वो देखा है वीडियो. बोर्जा क्लास, इन्होंने सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड कर दिया था. दैट इज़ दी जो वर्किंग क्लास, जो अमीर लोग हैं, एंड दी जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं. एंड सो जो दैट द बोर्जुआ एंड द प्रोलेटारिएट गिवन बाय द कार्ल मार्क्स. ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट. तो ये क्वेश्चन थे. ये टोटल यूनिट 2 के लिए मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट करके जो भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सबको इसको इंक्लूड किया गया है. और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने इसमें डाला है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए. और ये क्वेश्चन जो है इनको एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो. और जब मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगा तो आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसमें से, जो आपकी तैयारी को शो करेगा वो. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 3 की थ्योरी पार्ट.